आज हम कक्षा 11 साइंस के परमाणु संरचना नामक पाठ की वीडियो क्लिप तैयार कर रहे हैं। परमाणु संरचना को एक्चुअली दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं, प्रारंभिक और आधुनिक। इसके पहले हमें बताना चाहेंगे कि परमाणु की कणाद मुनि ने इस शब्द की बात कही थी। कणाद मुनि ने परमाणु शब्द का ज्ञान हमको बहुत सालों पहले ही दे दिया था। इसके बाद डाल्टन ने परमाणुवाद को जन्म दिया। डाल्टन ने ये भी बताया ये है अविभाज्य कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें कई दोष हुए, इससे कई चीजों का आविष्कार नहीं हो पाया। तो आधुनिक काल में विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, मोजले, चैडविक, गोल्डस्टीन, इन लोगों ने आधुनिक परमाणु संरचना को जन्म दिया। जैसे परमाणु के मूल कण, पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि किसी भी परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये स्थायी मूलकण है। ये स्थायी मूलकण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अस्थायी मूलकण में कौन आता है? मेसॉन कण। मेसॉन कण को अस्थायी मूलकण कहा गया है, जिसमें पाई प्लस धन मेसॉन कण, ऋण मेसॉन कण और उदासीन मेसॉन कण, ये मेसॉन कण है, ये अस्थायी। इतने के बाद फिर आधुनिक परमाणु संरचना में तरह तरह की खोज हुई। जैसे हम इसके बारे में जानेंगे। विलियम क्रूक्स ने भी काफी बड़ा योगदान दिया। जे थॉमसन ने एक विसर्जन नलिका लिया। विसर्जन नलिका में एक निश्चित न्यूनतम दाब पर प्रयोग किया और कैथोड, एक धाग का प्रयोग किया। कैथोड से कैथोड किरणें निकाली। किरण और कण में बहुत कम अंतर है। असंख्य कण मिलकर के किरण को जन्म देते हैं। इसका मतलब कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन कणों का पुंज है। इसका मतलब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कण की खोज की। फिर गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज की। अब प्रश्न आता है कि क्या एनोड किरणें धन किरणों को एनोड किरणें कहा जाएगा? प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर धन किरणें जो गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में प्राप्त किया, उसको अगर एनोड से प्राप्त कराया होता तो धन किरणों को एनोड किरणें कहते। चूंकि ये एनोड से नहीं निकलती हैं, इसलिए इनको एनोड किरण नहीं कहा जा सकता। हम इनको धन किरणें कहेंगे और कैनाल किरणें कहेंगे। कैनाल माने कैथोड के छिद्र से निकली है। धन किरणें कैनाल माने छिद्र से निकली, इसलिए इनको कैनाल किरणें कहा गया। अब प्रश्न आता है, जब हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नलिका में भरा गया तब उससे प्रोटॉन का जन्म हम करा सकते हैं। प्रोटॉन का जन्म हाइड्रोजन गैस को भरने पर प्रोटॉन का जन्म हुआ। जैसे हम इस समीकरण से भी जान सकते हैं कि जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हाइड्रोजन आयन का जन्म होता है। तो प्रोटॉन का जन्म हाइड्रोजन गैस से। अब हम आते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई?
जेम्स चैडविक ने, सर जेम्स चैडविक ने बेरिलियम नाभिक पर जब एल्फा कणों की बौछार कराई तो न्यूट्रॉन का जन्म हुआ, अर्थात कार्बन का जन्म हुआ और न्यूट्रॉन का जन्म हुआ। तो सर जेम्स चैडविक ने जब बेरिलियम नाभिक पर एल्फा कणों की बौछार कराई तो न्यूट्रॉन का जन्म हुआ। बोरोन में भी ऐसी घटना हो गई। जब हम बोरोन पर प्रहार कराएंगे एल्फा कण का तो भी न्यूट्रॉन का जन्म हुआ। अब हम आते हैं नाभिक की खोज। अब रदरफोर्ड का परमाणु, अब आते हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, एक तो थॉम्सन का परमाणु मॉडल है, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन के परमाणु मॉडल में केवल ये बात कही गई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों जैसे होते हैं, इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में सतत घूमता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा नष्ट होती है और अंत में ये नाभिक में गिर पड़ता है, अंत में ये नाभिक में गिर पड़ता है और सतत ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है, अंत में ये नाभिक में गिर जाता है। लेकिन ये सफल नहीं हुआ मॉडल, क्योंकि ये ना तो किसी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करवाया और ना ही ऊर्जा और फोटोन की व्याख्या कर पाया और फेल हो गए। अब हम आते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो नाभिकीय मॉडल है, नाभिकीय मॉडल है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिकीय मॉडल है क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल के प्रयोग में नाभिक की खोज की। अर्थात नाभिक की खोज कैसे किया? रदरफोर्ड ने स्वर्ण नाभिक पर एल्फा कणों की बौछार कराई। एल्फा कणों की बौछार कराई और ये देखा कि कुछ एल्फा कण सीधे निकल जाते हैं और कुछ एक निश्चित कोण पर विचलित हो जाते हैं और कुछ जाते हैं और एक निश्चित क्षेत्र के से प्रतिकर्षित होकर के पुनः अपने वापस मार्ग पर चलते हैं। कोई एल्फा कण आता है और आकर यहां पर वक्र मार्ग बनाता हुआ पुनः अपनी दिशा में वापस चला जाता है। यह एक विचारणीय क्षेत्र है। इस वक्र का जो चरम सीमा है इस अर्श बिंदु की, ये बताती है यहां से आकर्षण शुरू होता है, चरम सीमा में पहुंचकर प्रतिकर्षण होने लगता है, प्रतिकर्षण के बाद ये पुनः एल्फा कण अपनी दिशा में वापस चला जाता है। यानी प्रतिकर्षण होने से ये पता चला कि यहां कोई धन आवेशित, क्योंकि एल्फा कण क्या है? धन आवेशित। और इसका मतलब यहां कोई धन आवेश का ही एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिससे प्रतिकर्षित होकर के धनावेशित एल्फा कण वापस चले जाते हैं। यानी धनावेशित नाभिक का जन्म हुआ। सीधे चले जाना क्या बताता है? सीधे चला जाना ये बताता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसमें कोश या कक्षा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब ये
थीटा कोण पर ये विचलित हो रहे हैं, तो मोजले ने कूलाम में जो नियम परमाणुवीय दूरियों के लिए सत्य है, उन्होंने फार्मूला दिया n बराबर n समानुपाती 1/sin⁴ थीटा। इस सूत्र का मतलब यह है, थीटा कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या अगर निकलवाई जाए तो कूलाम के इस सूत्र से निकाल सकते हैं। n माने थीटा कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, थीटा वो विचलन कोण, वो विचलित होने वाला कोण जिस पर अल्फा कण विचलित होते हैं। इसका मतलब यहां से प्रभाव नाभिक का हल्का सा प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो धनावेशित नाभिक की खोज, इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षाओं की उपस्थिति, ये रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में जो स्वर्ण नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करा के प्रयोग किया गया, उसके निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप ये चीजें प्राप्त हुई। और इससे नाभिक की खोज ही नहीं हुई, बल्कि जो खाली स्थान है परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर, उससे रिक्त स्थान में कोषों का जन्म और कोषों में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा का जन्म होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रम की हम बेहतरीन व्याख्या नहीं कर सकते। फिर इसके बाद प्लांक सिद्धांत का जन्म होता है। प्लांक के सिद्धांत का जन्म होता है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक ने यह बताया कि जो विकिरण है वो सतत नहीं है, बल्कि सतत नहीं है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनते हैं। इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्वांटा कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन। लेकिन जब ये उष्मा के क्षेत्र में फोटोन को हम अध्ययन करेंगे तो फोटॉन नहीं कहेंगे, इसको फोनोन कहेंगे, फोनोन। तो फोटोन और फोनोन दोनों पर गौर करिए। जब सामान्य प्रकाश के विकिरण का अध्ययन किया जाए तब हम ऊर्जा के पैकेटों को फोटोन कहेंगे, लेकिन जब हम उष्मीय क्षेत्र में, उष्मीय विकिरण के क्षेत्र में इसका अध्ययन करेंगे तो इसको हम फोनोन कहेंगे। तो फोटोन और एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है h न्यू, क्योंकि न्यू बराबर c अपान लैम्डा, तो E बराबर h c अपान लैम्डा। ये फोटोन की ऊर्जा है। इस ऊर्जा की उपयोगिता नील्स बोर के परमाणु मॉडल में होगी, क्योंकि नील्स बोर ने बहुत सारी समस्याओं को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता लेकर दूर किया। नील्स बोर ने अपना परमाणु सिद्धांत, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिया, और बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। पहला पॉइंट,
परमाणु नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय या वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसे कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। कोश को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसके साथ एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा संबद्ध रहती है, इसलिए कोश को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इसको आप रिवाइंड करके रिव्यू करके नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए। नंबर 2, नंबर 1 वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नंबर 2, कोश को ऊर्जा स्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा संबद्ध रहती है। नंबर 3 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं या कोशों या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज माने n का मान 1, 2, 3 ही हो सकता है, पूर्णांक में होगा, भिन्न में नहीं होगा। इसलिए केवल उन्हीं कोश में, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस कोश में चक्कर लगा रहा है, तो इस कोश के लिए कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्ण गुणज यानी n का मान 1, 2, 3 ही होगा। n है क्या? आगे जब अध्ययन करेंगे तो आएगी मुख्य क्वांटम संख्या। n मुख्य क्वांटम संख्या है। h प्लांक नियतांक, m इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो घूम रहा है, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r इस कक्षा की कोशीय त्रिज्या। अब देखिए अगला पॉइंट, जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की मदद से बना है, इसकी जरूरत फोटोन की क्या पड़ेगी, इसको नोट कर लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है, समझिए हम सब ने क्या बताया था, जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, सतत घूमता है, अब सतत घूमने से ज्यों-ज्यों ऊर्जा उसकी घटती जाती है, वो नीचे की ओर आता जाता है, अंत में नाभिक में गिर पड़ता है। नील्स बोर ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत को लेकर यह बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ऊंचे से नीचे में कूदता है या निचली कक्षा से ऊंची कक्षा में जाता है, तो जब कूदता है तब ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है, ई का उत्सर्जन हो गया। और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इसी से उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम का जन्म होता है। अब हम ये देखते हैं कि कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है। भाई जहां से कूदेगा उसकी ऊर्जा होगी और जिसमें आएगा उसकी ऊर्जा होगी, तो इन ऊर्जाओं का अंतर होगा डेल्टा ई बराबर एच न्यू। इतनी ऊर्जा ये कूदने में उत्सर्जित करेगा और ऊंची कक्षा में जाने पर अवशोषित करेगा, इतनी ऊर्जा। इसी को हम hc/λ, ये देहरी वो है और इसको बदल देंगे, इतनी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा। तो ये चीजें आपने नील्स बोर के परमाणु माध्यम में देखी
थी और नील्स बोर के परमाणु मॉडल से एक लाभ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वाले ऐसे परमाणु और आयन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान दीजिए, एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयनों का स्पेक्ट्रम नील्स बोर की सहायता से जाना गया, स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया। उनमें हम हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में देखिए, हीलियम में दो परमाणु होते हैं, इसका स्पेक्ट्रम अध्ययन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन में एक निकल जाएगा तो हीलियम आयन बना He+, इसको कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन वाला, इसका भी स्पेक्ट्रम अध्ययन किया जा सकता है। इसका मतलब नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत की सहायता से ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जिससे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जा सकता है। तो आज हमने आपको मौलिक कंसेप्ट बताया कि परमाणु अभाज्य कण था डाल्टन के अनुसार, लेकिन बाद में जब आधुनिक संरचनाओं का जन्म हुआ, मोजले वगैरह का जन्म हुआ, मोजले, क्रुक्स, थॉमसन, इन लोगों ने एक नया रूप दिया जिससे स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए आरोही सीढ़ी का जन्म हुआ, जिससे हम स्पेक्ट्रम को फिजिक्स में अध्ययन करने में सहूलियत पा सकते हैं और पाया भी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी इसी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की मदद से हुई। जैसे हम कह सकते हैं हमें कह सकते हैं जब हम हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं तो ये परमाणुओं में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस परमाणु में टूट जाता है, और जब और गर्म करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन निकल बाहर होते हैं और स्पेक्ट्रम को जन्म देते हैं। हाइड्रोजन गैस को जब गर्म करते हैं तो ये परमाणु में टूटती है और परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और निकल करके उत्तेजित होता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है और उत्तेजित अवस्था के बाद माइक्रो सेकंड में रहकर फिर से आ जाता है। तो जब ऊपर जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, और जब आता है आद्य अवस्था में तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का जन्म होता है। आज हमने परमाणु से स्पेक्ट्रम, परमाणु का मौलिक अध्ययन, नाभिक की खोज आज का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में उन प्रश्नों के उत्तर और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर चलेंगे जिससे हम आगे क्वांटम संख्या का और उसके न्यूमेरिकलों का विधिवत अध्ययन कर सकते हैं। आज की वीडियो क्लिप यहीं पर समाप्त होती है।